सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल आईटीपी डूड। हम फिर से आ चुके हैं। तो आज हम कवर करने वाले हैं हमारी जो सेकंड बुक है इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, उसकी सेकंड यूनिट कंप्लीट हम कवर करने वाले हैं एक ही वीडियो में। उसके कोई सब पार्ट नहीं आने वाले हैं, कोई अदर पार्ट नहीं आने वाले हैं, एक ही वीडियो में हम इसको कवर करने वाले हैं, जो कि है हमारी सेकेंड यूनिट इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी की सेकेंड यूनिट। फर्स्ट यूनिट हम कवर कर चुके हैं एक ही वीडियो में, अब सेकेंड यूनिट हम इसको सेकेंड वीडियो में कवर कर रहे हैं। उसके बाद हम थर्ड यूनिट को कवर करेंगे। सेकेंड बुक हमारी स्टार्ट हो चुकी है, फर्स्ट यूनिट सेकेंड बुक की कंप्लीट हो चुकी है। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारी सेकेंड बुक की सेकेंड यूनिट। तो गाइस, हमारी जो सेकेंड यूनिट है उसका नाम है ह्यूमन सेटलमेंट। ठीक है, इस ह्यूमन सेटलमेंट दो पार्ट होने वाले हैं हमारे। पहला होगा हमारा रूरल सेटलमेंट, अगला होगा हमारा अर्बन सेटलमेंट। ठीक है, तो पहला हम रूरल सेटलमेंट पढ़ेंगे, उसके बाद हम अर्बन सेटलमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये हमारी सेकेंड यूनिट है सेकेंड बुक की, इसका नाम है ह्यूमन सेटलमेंट। आई होप आपको ये सब कुछ बिल्कुल क्लियर होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी थ्योरी से। ठीक है, तो गाइज अगर हम ह्यूमन सेटलमेंट की बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें ह्यूमन सेटलमेंट में क्या पढ़ना है या फिर क्या हमें देखने को मिलता है। ए सेटलमेंट इज अ क्लस्टर ऑफ ड्वेलिंग्स, ठीक है, वेयर पीपल लाइव एंड कैरी आउट वेरियस एक्टिविटीज। क्लस्टर ऑफ ड्वेलिंग्स मतलब यहाँ पे काफी सारे घर होते हैं जहाँ पे पीपल लोग मतलब काफी सारे लोग साथ में रहते हैं। ठीक है, और वेरियस एक्टिविटीज को साथ में कैरी करते हैं या फिर वेरियस एक्टिविटीज प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, इट रिफ्लेक्ट द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड देयर इन्वायरमेंट। ये ह्यूमन और उनके इन्वायरमेंट के रिलेशनशिप को रिफ्लेक्ट करता है या फिर वो रिलेशनशिप को बताता है। ठीक है, सेटलमेंट में भी टेम्पररी लाइक नोमैडिक कैंप्स और परमानेंट, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन लाइफस्टाइल, कल्चर एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब जो सेटलमेंट होती है वो या तो टेम्पररी हो सकती है जैसे कि नोमैडिक कैंप जो होते हैं वो, या फिर परमानेंट भी हो सकती है। लाइफस्टाइल के ऊपर डिपेंड करता है, कल्चर और इकोनॉमिक एक्टिविटीज के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद इन इंडिया द पैटर्न एंड द टाइप ऑफ सेटलमेंट आर इन्फ्लुएंस्ड बाय टोपोग्राफी, ठीक है, क्लाइमेट, वाटर अवेलेबिलिटी एंड सोशल फैक्टर। अब इंडिया में जो सेटलमेंट की जो सेटलमेंट जो होती है वो कुछ फैक्टर से इन्फ्लुएंस, जैसे कि टोपोग्राफी, जैसी टोपोग्राफी होगी उस टाइप की सेटलमेंट होगी, क्लाइमेट जैसा होगा उस टाइप का सेटलमेंट होगा, वाटर अवेलेबिलिटी जितनी होगी उस टाइप का सेटलमेंट होगा, सोशल फैक्टर जैसे होंगे उस टाइप का सेटलमेंट हमारे इंडिया में होता है। तो आई होप आपको ये सब कुछ बिल्कुल क्लियर होगा जिसकी हम बात कर रहे हैं ना। अभी आगे हम देखते क्या लिखा हुआ है। सेटलमेंट आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू रूरल एंड अर्बन टाइप्स। अब सेटलमेंट रूरल और अर्बन में क्लासिफाइड होती है, जैसा कि हमने देखा था पहले भी। ये दो टाइप की सेटलमेंट होती है, पहली रूरल सेटलमेंट हो गई और दूसरी अर्बन सेटलमेंट हमारी हो गई। बाल पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, ठीक है, उनको छोड़ो, उन्हें इग्नोर करते हैं, हम पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। तो तब देखो रूरल सेटलमेंट में हमें क्या देखने को मिलता है। तो सबसे पहली हमारी रूरल सेटलमेंट जो आती है, एक मिनट, हमने डेफिनेशन नहीं पढ़ी। तो देखो रूरल सेटलमेंट में क्या लिखा हुआ है। रूरल सेटलमेंट आर क्लोजली लिंक्ड विद एग्रीकल्चर एंड प्राइमरी एक्टिविटीज। अब जो रूरल सेटलमेंट होती है वो एग्रीकल्चर और प्राइमरी एक्टिविटीज से लिंक्ड होती है। ठीक है, दैट जनरली स्मॉल, कॉम्पैक्ट, है ना, स्मॉल होती है, कॉम्पैक्ट होती है और स्कैटर डिपेंडिंग ऑन फिजिकल एंड कल्चरल सेटिंग। या स्कैटर भी हो सकती है, डिपेंड करता है फिजिकल और कल्चरल सेटिंग के ऊपर। मतलब फिजिकल फीचर कैसे हैं जहाँ पे सेटलमेंट है, या फिर वहाँ के कल्चरल रिचुअल्स क्या है, या फिर वहाँ के क्या बिलीव्स हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो जो कुछ टाइप की रूरल सेटलमेंट होती है उसमें से सबसे पहली आती है हमारी क्लस्टर्ड सेटलमेंट, या फिर उसे बोले एग्लोमेरेटेड या न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट। तीनों एक ही सेटलमेंट के नाम है, या फिर क्लस्टर्ड सेटलमेंट जो हमारी एनसीईआरटी में दिया गया है वो हम पढ़ लेते हैं। क्लस्टर सेटलमेंट में क्या होता है, हाउसेस आर क्लोजली पैक्ड, ठीक है, फॉर्मिंग अ कॉम्पैक्ट ब्लॉक ऑफ ड्वेलिंग्स। यहाँ पे हाउसेस जो होते हैं वो काफी क्लोजली पैक्ड होते हैं। ठीक है, एक कॉम्पैक्ट ब्लॉक ऑफ ड्वेलिंग्स यहाँ पे वो फॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है, फाउंड इन फर्टाइल प्लेन्स एंड रिवर वैलीज वेयर एग्रीकल्चर इज इंटेंसिव। अब इस टाइप की सेटलमेंट कहाँ देखने को मिलती है, फर्टाइल प्लेन्स में, ठीक है, या फिर रिवर वैलीज में जहाँ पे एग्रीकल्चर इंटेंसिव होता है वहां पे। ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन्स में ये सारी सेटलमेंट कॉमन है। ठीक है, आंध्र प्रदेश के कोस्टल एरियाज में ये सारी सेटलमेंट कॉमन है। तमिलनाडु और कुछ बिहार के कुछ पार्ट्स में इस टाइप के सेटलमेंट बिल्कुल कॉमन हमें देखने को मिल जाती है। अब इस टाइप के सेटलमेंट के कुछ एडवांटेज होते हैं, वो क्या होते हैं। कम्युनिटी फीलिंग, यहाँ पे आपको कम्युनिटी का फील आएगा, यहाँ आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप ओड वन आउट एक है। ठीक है, आपको यहाँ पे कम्युनिटी का फील आएगा। ठीक है, सिक्योरिटी होगी, सब लोग साथ रहेंगे तो सिक्योरिटी, आपको सिक्योर फील होगा। उसके बाद सोशल इंटरेक्शन आपका काफी अच्छा रहेगा क्योंकि आप एक न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट में रह रहे हैं। ठीक है, अब इसकी कुछ रीजंस देखो क्यों होती है न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट, क्योंकि फर्टाइल सॉइल होती है। ठीक है, वाटर अवेलेबिलिटी होती है और फ्लैट लैंड होता है, तो ऐसी जगहों पे लोग रहना पसंद करते हैं जहाँ के फिजिकल फीचर्स अच्छे होते हैं वहां पे। ठीक है, अगली सेटलमेंट है हमारी सेमी क्लस्टर्ड और फ्रेगमेंटेड सेटलमेंट। ठीक है, सेमी क्लस्टर और फ्रेगमेंटेड सेटलमेंट देखते क्या होती है। ठीक है, द विलेज इज पार्शियली क्लस्टर्ड। ठीक है, विलेज मतलब पार्शियली क्लस्टर, मतलब पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, बट हाउसेज आर सेपरेटेड इनटू स्मॉलर ग्रुप्स। अब देखो क्या होता है कि देखो, एक मैं बता देता हूँ यहाँ पे कि एक विलेज बना हुआ है। ठीक है, ये मान लीजिए एक विलेज है। अब यहाँ पे क्या होता है कि ऐसे हाउसेज बने हुए हैं। ठीक है, अब जैसे कि ये 3 घर यहाँ पे बने हुए हैं। ठीक है,
अब अगले 3 घर थोड़ा सा इसकी थोड़ी सी दूरी पे यहाँ पे बने हुए हैं, ठीक है, 3 या 4 घर जितने भी हम लेके चल लें, ठीक है, यहाँ पे 3 घर बने हुए हैं और फिर कुछ 3 घर यहाँ पे बने हुए हैं, यहाँ पे इस जगह पे, और फिर कुछ 4-5 घर यहाँ पे बने हुए। तो ऐसा होता है हमारा सेमी क्लस्टर्ड और फ्रेगमेंटेड सेटलमेंट, जिसमें क्या होता है कि विलेज जो होता है वो पार्शियली क्लस्टर्ड तो होता है, मतलब थोड़ा फैला हुआ तो होता है, बट जो घर होते हैं वो सिमिलर मतलब स्मॉलर ग्रुप में पास पास बने हुए होते हैं, ठीक है। उसके बाद फाउंड इन ट्रांसलेशनल एरियाज बिटवीन डेंसली एंड पार्शली पॉपुलेटेड जोन्स। अब ये ट्रांजिशनल एरिया जहाँ पे बहुत डेंस पॉपुलेशन होती है, फिर हम बोले तो स्पार्सली पॉपुलेटेड जो जोन होते हैं वहाँ पे इस टाइप की सेटलमेंट हमें देखने को मिल सकती है, ठीक है। इस टाइप की सेटलमेंट मध्य प्रदेश में कॉमन होती है, ठीक है। ईस्टर्न राजस्थान में इस टाइप की सेटलमेंट आपको देखने को मिलेगी और गुजरात के कुछ पार्ट्स में आपको सेमी क्लस्टर्ड और फ्रेगमेंटेड सेटलमेंट देखने को मिल जाएगी। अब कुछ रीजन होते हैं जिसकी वजह से इस टाइप की सेटलमेंट फॉर्म होती है, तो वो क्या रीजन होते हैं? सोशल और एथनिक डिवीजन, ठीक है। सोशल और एथनिक डिवीजन कुछ हो सकते हैं, मतलब कि लोगों का कुछ बिलीफ होता है, फिर एथनिक डिवीजन मतलब एक चीज को मानने वाले ग्रुप एक साथ रहते हैं, इस टाइप का कुछ बिलीव हो सकता है ना। या फिर हम बात करें तो ओनरशिप और फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स, या फिर अब जो मान लीजिए यहाँ पे इतने पूरे ग्रुप का ऑनर कोई एक है, ठीक है, या फिर इतने पूरे ग्रुप का कोई ऑनर एक है। इस टाइप के कुछ रीजन हो सकते हैं जिससे सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट और फ्रेगमेंटेड सेटलमेंट इस टाइप की होती है। आई होप आपको क्लस्टर्ड और सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट बिल्कुल क्लियर होगी, आपको इंट्रोडक्शन क्लियर होगा कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्या होती है सेटलमेंट, और रूरल सेटलमेंट की डेफिनेशन भी आई होप आपको बिल्कुल क्लियर होगी। यहाँ पे हमारा टॉपिक खत्म होता है। अब हम चलते हैं हमारी अगली टाइप की सेटलमेंट की तरफ। तो देखो, थर्ड हमारी जो सेटलमेंट है वो है हैमलेटेड सेटलमेंट। अब हैमलेटेड सेटलमेंट क्या होती है देखते हैं। ए लार्ज विलेज इज डिवाइडेड इनटू सेवरल स्मॉल हैमलेट्स और सेपरेटेड बाय फील्ड्स और फॉरेस्ट। अब देखो, एक काफी बड़ा विलेज होगा जो कि स्मॉल हैमलेट्स में डिवाइडेड होगा, हैमलेट्स मतलब कुछ पार्ट्स में डिवाइडेड होगा, और फील्ड और फॉरेस्ट से सेपरेटेड होगा, मतलब फील्ड बीच में बनाए हुए होंगे उन्होंने, एक फील्ड्स बनाए हुए होंगे अपने, कि इस फील्ड या फिर इस फॉरेस्ट से जो सेपरेटेड है, अपने अपने घर, अपने अपने हैमलेट सेपरेटेड है, ठीक है। ईच हैमलेट में बी एसोसिएटेड विद अ पार्टिकुलर कास्ट और किंगशिप ग्रुप। हर एक सेटलमेंट, ठीक है, या हर एक सेटलमेंट एक पर्टिकुलर कास्ट या फिर एक किंगशिप ग्रुप, मतलब एक समाज हम बोले तो एक किंगशिप मतलब एक किसी कम्युनिटी से होता है, या फिर एक किसी लाइनेज का होता है, ठीक है। हर एक पार्ट और हर एक हैमलेट की हम बात करें तो इस टाइप की सेटलमेंट आपको कहाँ देखने को मिल सकती है? देखो, मिडिल पार्ट में देखने को मिल सकती है, लोअर गंगा प्लेन्स में मिल सकती है, छत्तीसगढ़ में इस टाइप की कुछ सेटलमेंट्स होती है, लोअर वैलीज ऑफ हिमालयाज में भी आपको इस टाइप की सेटलमेंट देखने को मिल सकती है। फोर्थ है हमारी डिस्पर्स और आइसोलेटेड सेटलमेंट। तो देखो, डिस्पर्स और आइसोलेटेड सेटलमेंट क्या होती है, आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा कि डिस्पर्स और आइसोलेटेड सेटलमेंट क्या होती है। ये काफी ज्यादा डिस्पर्स होगी, आइसोलेटेड होगी, अलग अलग बहुत काफी सारे घर अलग अलग पार्ट में बने हुए होंगे। हाउस आर स्कैटर्ड एंड वाइडली स्पेस्ड, ठीक है, मतलब हाउस स्कैटर्ड होंगे और वाइडली स्पेस्ड होंगी, काफी ज्यादा स्पेस होगा हाउसेस के बीच में, ठीक है। इस टाइप की सेटलमेंट हिली एरियाज में कॉमन होती है, फॉरेस्टेड एरियाज में कॉमन होती है, डेजर्ट रीजन जैसे मेघालय हो गए, ठीक है, हिमाचल हो गया, ठीक है, उत्तरांचल और राजस्थान में इस टाइप की सेटलमेंट आपको देखने को मिल जाएगी। अब इस टाइप की सेटलमेंट के क्या रीजन हो सकते हैं कि इस टाइप की सेटलमेंट फॉर्म हो गई? किस टाइप की सेटलमेंट फॉर्म हो गई? डिस्पर्स्ड या फिर आइसोलेटेड सेटलमेंट फॉर्म हो गई। तो रफ टेरेन, अगर मान लीजिए टेरेन वहां का अच्छा नहीं है तो इस टाइप की सेटलमेंट ऐसी फॉर्म हो जाएगी। पुअर सॉइल फर्टिलिटी एक रीजन हो जाता है। डिपेंडेंस ऑन शिफ्टिंग कल्टीवेशन और ग्रेजिंग, अगर वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन या फिर ग्रेजिंग पे डिपेंडेंट होंगे तो इस टाइप की सेटलमेंट आपको देखने को मिल सकती है। ईच हाउस होल्ड एक्ट एज इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक यूनिट, हर एक हाउस इकोनॉमिक इंडिपेंडेंट यूनिट की तरह एक्ट करता है, मतलब हर एक हाउस अपने अपने पॉइंट पे इंडिपेंडेंट है इकोनॉमिकली, ठीक है। उसके बाद अगला हमारा टॉपिक आता है अर्बन सेटलमेंट, ठीक है। मैं आपको अभी जो हमने पढ़ा है कि क्लस्टर्ड, सेमी क्लस्टर्ड, हैमलेट, डिस्पर्स सेटलमेंट, इसके मैं आपको अभी फोटोज बताऊंगा अगली स्लाइड में, मैं आपको इसके ग्राफ्स भी बताऊंगा। ग्राफ्स क्या मतलब, आपको बताऊंगा कि फोटोज के थ्रू कि किस टाइप की सेटलमेंट होती है, वहां पे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। उससे पहले हम अर्बन सेटलमेंट देख लेते हैं कि क्या होती है, ठीक है। अर्बन सेटलमेंट्स आर दोज वेयर मेजॉरिटी ऑफ पीपल आर इंगेज्ड इन सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी ऑक्यूपेशन। अर्बन सेटलमेंट में क्या होता है कि जहां पे मेजॉरिटी ऑफ पीपल सेकेंडरी एक्टिविटीज में इंगेज होते हैं, सेकेंडरी एक्टिविटीज मतलब इंडस्ट्रियल एरियाज में इंगेज होते हैं, टर्शरी एक्टिविटीज में सर्विसेज में इंगेज होंगे, ठीक है, क्वाटरनरी एक्टिविटीज मतलब स्किल बेस्ड सर्विसेज में इंगेज होंगे, जैसे मैन्युफैक्चरिंग हो गया, ठीक है, ट्रेड हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, सर्विसेज हो गया, इस टाइप की एक्टिविटीज में लोग यहाँ के इंगेज होंगे, कहाँ के? अर्बन सेटलमेंट के। They are characterized by high population density, infrastructure and social diversity.
ठीक है, वहाँ पे हाई पॉपुलेशन डेंसिटी हो सकती है, इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ का अच्छा होगा, सोशल डाइवर्सिटी वहाँ पे होगी। ठीक है, अब देखो एवोल्यूशन ऑफ टाउन्स इन इंडिया। अब इंडिया में टाउन्स के एवोल्यूशन के बारे में हम पढ़ेंगे कि इंडिया में टाउन्स का एवोल्यूशन कैसे होता है। अर्बनाइजेशन इन इंडिया हैज अ लॉन्ग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड डिवाइडेड इनटू 3 मेन फेजेस। अब देखो इंडिया में जो अर्बनाइजेशन हुई है उसका एक बहुत हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा है, बहुत लंबा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा है, जो कि मेनली थ्री फेजेस में डिवाइडेड है। तो उसके बारे में हम देखेंगे। उससे पहले हम देखते हैं कि जो हमने सेटलमेंट पढ़ी थी 4 टाइप की, वो कैसी दिखती है या फिर किस टाइप की सेटलमेंट होती है। ठीक है गाइस, हम पहले टाउन्स के बारे में ही पढ़ लेते हैं कि जो 3 पार्ट्स के टाउन डिवाइड किए गए हैं उनके बारे में। बाकी रही बात सेटलमेंट के फोटोज की, तो या तो मैं आपको वो एंड में बता दूंगा वीडियो के, या फिर आप एक बार अपनी एनसीईआरटी ओपन करके देख लीजिए, उसमें दिए गए हैं बुक में जो एनसीईआरटी के पेजेस है वहां पे। अगर मैं यहाँ पे फोटोज लगाऊं तो लगाता हूँ तो हो सकता है कि कॉपीराइट आ जाए, इसलिए मैं थोड़ा सा उस चीज के लिए लेके डाउट में हूँ कि अगर मैं फोटोज यहाँ पे लगाऊंगा तो हो सकता है कि कॉपीराइट आ सकता है। तो आप अपनी फोटोज में जाके चेक कर लीजिए, अपनी मतलब एनसीईआरटी की जो बुक दी गई है उसमें जाके चेक कर लीजिए। बाकी ऐसा रहा तो मैं आपको वीडियो के एंड में दिखा दूंगा। ठीक है, तो हम बात करें सबसे पहले एंशिएंट टाउन, जो कि हमारा पहला टाइप का टाउन आता है, जो 3 टाउन की हमने बात करी है उसमें। तो एंशिएंट टाउन क्या होते हैं? इंडियाज अर्बन ट्रेडिशन इज अमंग द ओल्डेस्ट इन वर्ल्ड। अब इंडिया का जो ट्रेडिशन है अर्बन ट्रेडिशन, वो वर्ल्ड के सभी ट्रेडिशन से सबसे ओल्डेस्ट माना जाता है। टाउन जैसे कि वाराणसी हो गया, ठीक है, पाटलिपुत्र पटना हो गया, मदुरई, उज्जैन, प्रयागराज, ठीक है, और दिल्ली डेवलप ड्यूरिंग एंशिएंट पीरियड। अब ये जो टाउन थे वो एंशिएंट पीरियड के टाइम पे ही डेवलप हुए हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव किया जाता था। ठीक है, रिलीजियस यहाँ पे सेंटर्स रहे, ट्रेड सेंटर ये रहे, इसलिए यहाँ पे एंशिएंट टाउन इन्हें माने जाते हैं और ओल्डेस्ट टाउन इन्हें माने जाते हैं। ठीक है, मेनी ऑफ दिस टाउन आर स्टिल इंपॉर्टेंट कल्चरल हब। अब इसमें से कुछ ऐसे टाउन अभी भी हैं जो कि बहुत स्टिल इंपॉर्टेंट कल्चरल हब है हमारी कंट्री के। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी। अगला है हमारे मिडिवल टाउन्स क्या होते हैं। तो देखो ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड, यानी कि 8th से लेके 18th सेंचुरी तक क्या हो रहा था कि काफी सारे फोर्टिफाइड और ट्रेडिंग टाउन इमर्ज हो रहे थे। फोर्टिफाइड मतलब जिन्हें घेराबंदी करके या फिर उसके आसपास फोर्ट बना के उन्हें प्रिपेयर किया गया हो, ऐसे कुछ टाउन्स इमर्ज हो रहे थे। जैसे कि दिल्ली हो गया, ठीक है, हैदराबाद हो गया, जयपुर, लखनऊ, आगरा, लाहौर, नागपुर और सूरत, ये कुछ मिडिवल टाउन के एग्जाम्पल हैं। दीज टाउन वेयर मेनली एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कल्चरल सेंटर ऑफ किंगडम्स एंड एम्पायर। ये टाउन्स एडमिनिस्ट्रेटिव होते थे, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन देखा जाता था यहाँ पे, और एक कल्चरल सेंटर हुआ करते थे किसी राज्य के या फिर किसी एम्पायर के। दे हैड पैलेसेस, फोर्ट्स, मॉस्क्यूज एंड गार्डन्स। अब इन टाउन में आपने देखा होगा कि यहाँ पे काफी सारे महल होते हैं, किले होते हैं, मॉस्क्यूज मस्जिदें होती हैं और काफी सारे गार्डन्स होते हैं जो कि पुराने मिडिवल टाउन से जिनका कनेक्शन होता है, मतलब पुराने मिडिवल एरा से जिनका कनेक्शन होता है। उसके बाद थर्ड है हमारे मॉडर्न टाउन्स क्या होते हैं। तो देखो डेवलप्ड ड्यूरिंग द ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड। अब ये जो टाउन थे वो ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड यानी कि 18 से लेकर 20 सेंचुरी के अंडर के बीच में डेवलप हुए हैं। ठीक है, द ब्रिटिश स्टेब्लिश न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव, मिलिट्री एंड पोर्ट टाउन लाइक मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ठीक है, बेंगलुरु, कानपुर, लखनऊ एंड शिमला। अब ये इन्होंने कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव या फिर मिलिट्री पोर्ट टाउन के बारे में बताया है, जैसे मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया, कोलकाता हो गया, बेंगलुरु, कानपुर और लखनऊ और शिमला। ये कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स हैं जो कि ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड के टाइम पे इमर्ज हुए थे। ठीक है, 18 या 20 सेंचुरी में, है ना। मिलिट्री टाउन काफी सारे हैं इसमें से। ठीक है, आफ्टर इंडिपेंडेंस न्यू इंडस्ट्रियल एंड प्लांट सिटीज लाइक भुवनेश्वर, चंडीगढ़, गांधीनगर, दिसपुर एंड नवी मुंबई इमर्ज। इंडिपेंडेंस के बाद जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब आया तो प्लांट सिटीज डेवलप्ड हुई, जैसे भुवनेश्वर हो गया जो कि एक प्लांट सिटी है जिसे पहले प्लान किया गया, उसके बाद सेटअप किया गया। ठीक है, चंडीगढ़ ऐसा हो गया, गांधीनगर हो गया, दिसपुर हो गया और नवी मुंबई हो गया जो कि प्लांट सिटीज है। आई होप आपको तीनों टाइप्स के टाउन क्लियर होंगे। अब हम चलते हैं हमारी अगली स्लाइड पर। तो देखो यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है, यहाँ पे हमें अर्बनाइजेशन के बारे में पढ़ना है कि इंडिया में कैसे अर्बनाइजेशन हुआ और क्या अर्बनाइजेशन का प्रोसेस इंडिया में रहा। आई होप आपको तीनों टाउन्स के बारे में क्लियर होगा कि किस टाइप के टाउन्स होते हैं। उसके बाद आपको जो हमने रूरल सेटलमेंट के बारे में पढ़ा था उसके बारे में भी क्लियर होगा। तो देखो अर्बनाइजेशन रेफर्स टू द इंक्रीज इन द प्रोपोर्शन ऑफ अर्बन पॉपुलेशन इन टोटल पॉपुलेशन। ठीक है, अब टोटल पॉपुलेशन में अर्बन पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन बढ़ जाना इज कॉल्ड अर्बनाइजेशन। ठीक है, इन 1951 में 17% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन लिव्ड इन अर्बन एरियाज। 1951 में 17% इंडिया की पॉपुलेशन अर्बन एरियाज में रहती थी, जो कि 2011 में ये फिगर बढ़ के 31% हो गया, 31.2% हो गया। ठीक है, तो इतना अर्बनाइजेशन 1951 से 2011 के टाइम पीरियड में हुआ है। ठीक है, उसके बाद अर्बनाइजेशन के क्या क्या कॉजेज रहे हैं वो देखते हैं। तो ठीक है, ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज, इंडस्ट्रीज और सर्विसेज का ग्रोथ हुआ, इससे अर्बनाइजेशन हुआ। ठीक है, माइग्रेशन फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज, लोग एम्प्लॉयमेंट की वजह
से अच्छी अपॉर्चुनिटीज की वजह से रूरल से अर्बन एरियाज में आए, उससे अर्बनाइजेशन हुआ। एक्सपेंशन ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, अब अगर नई जगह पे वो आए हैं, एम्प्लॉयमेंट के लिए आए हैं, तो ट्रेड ट्रांसपोर्ट वहाँ पे होगा ही, तो उससे क्या होगा कि ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन बढ़ा, उससे वहाँ पे अर्बनाइजेशन बढ़ा। ठीक है, बेटर एजुकेशन, हेल्थ एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज वहाँ पे लोगों को मिली, क्योंकि वहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन आके रहने लगी, तो इससे ये सब चीजें भी वहाँ पे सेटअप होने लगी। ठीक है, अब कुछ अर्बनाइजेशन की कुछ प्रॉब्लम होती है वो देख लेते हैं। ओवर क्राउडिंग अर्बनाइजेशन में होता है। ठीक है, स्लम्स बनने लगती है अर्बनाइजेशन में, ज्यादा लोग आके रहने लगते हैं, फिर वही वहाँ पे स्लम्स प्रिपेयर होने लगती है। ठीक है, पोल्यूशन बहुत ज्यादा होता है अर्बनाइजेशन की वजह से, ट्रैफिक कंजेशन और प्रेशर और इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब ज्यादा पॉपुलेशन होगी, अर्बनाइजेशन होगा तो ऑब्वियसली ज्यादा पॉपुलेशन होगी, डेंस पॉपुलेशन होगी, तो इस टाइप की कुछ प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल सकती हैं। अब देखो फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन, अब टाउन के कुछ फंक्शनल क्लासिफिकेशन होते हैं, उनके बारे में हम देखते हैं। देखो, टाउन एंड सिटीज कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन मेन इकोनॉमिक एंड सोशल फंक्शन, अब हर टाउन के कुछ इकोनॉमिक और सोशल फंक्शन होते हैं और उन्हीं के बेसिस पे उन्हें क्लासिफाई किया जाता है। ठीक है, ए सिटी में परफॉर्म मोर देन वन फंक्शन बट यूजुअली वन डोमिनेट्स, अब देखो कोई सी एक सिटी है, वो मान लीजिए कई कई एक से ज्यादा फंक्शन परफॉर्म कर रही है, बट एक ही डोमिनेट करेगी कोई फंक्शन, वो कोई एक ही फंक्शन वहां पे डोमिनेटिंग होगा। ठीक है, तो देखो एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन और सिटी, देखो कुछ टाइप के टाउन यहाँ पे हम देखते हैं जो कि हमारे एनसीईआरटी में है, हमारे सिलेबस में, उसे देखते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन और सिटीज के बारे में बात की गई है, जो कि गवर्नमेंट का सेंटर माने जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन का सेंटर माने जाते हैं। तो ऐसे कुछ टाउन हो गए जैसे न्यू दिल्ली हो गया, चंडीगढ़ हो गया, जयपुर हो गया, भोपाल हो गया, हैदराबाद हो गया, तो ये कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन माने जाते हैं, गवर्नमेंट टाउन इन्हें माना जाता है, जहाँ पे गवर्नमेंट एक्टिविटीज होती है, एडमिनिस्ट्रेशन की एक्टिविटी सारी परफॉर्म की जाती है। कुछ इंडस्ट्रियल टाउन की यहाँ पे बात करें तो डेवलप्ड अराउंड इंडस्ट्रीज एंड मैन्युफैक्चरिंग हब्स, अब इस टाइप के टाउन इंडस्ट्रीज और मैन्युफैक्चरिंग हब्स के आसपास डेवलप्ड होते हैं, जैसे जमशेदपुर हो गया, ठीक है, भिलाई हो गया, दुर्गापुर हो गया, राउरकेला हो गया, यहाँ पे क्या है कि काफी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है, काफी बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग हब्स है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि अर्बनाइजेशन हुआ और इसी के साथ यहाँ पे टाउन्स डेवलप हो गए उन इंडस्ट्रीज और मैन्युफैक्चरिंग हब्स के आसपास। अब देखो ट्रांसपोर्ट सिटीज के बारे में पढ़ लेते हैं। कुछ ट्रांसपोर्ट सिटीज होती हैं लोकेटेड ऑन मेजर ट्रांसपोर्ट रूट एंड एक्ट एज हब्स ऑफ कनेक्टिविटी, अब ये कुछ सिटी है जो कि मेजर ट्रांसपोर्ट रूट के बीच में आती है और या फिर बोले तो एक बहुत अच्छा हब, वो हब की तरह एक्ट करती है किसी बड़ी सिटीज या फिर बड़े रूट के कनेक्टिविटी में। तो ऐसी कुछ कनेक्टिव रूट्स की हम कनेक्टिव सिटीज की हम बात करें, ट्रांसपोर्ट सिटीज की बात हम बात करें तो आगरा हो गया, ईटानगर हो गया, कोची हो गया, ये कुछ ऐसी सिटीज हैं जो कि एक कनेक्टिविटी की तरह एक्ट करती हैं। ठीक है, उसके बाद कमर्शियल टाउन्स के बारे में हम बात करें तो कमर्शियल टाउन्स क्या होते हैं, तो देखो कमर्शियल टाउन्स क्या होते हैं कि ट्रेड, बैंकिंग, फाइनेंस और मार्केट्स का सेंटर होते हैं। यहाँ पे आपको हर टाइप की ट्रेड एक्टिविटी, बैंकिंग एक्टिविटी, फाइनेंस और मार्केट्स की एक्टिविटी आपको देखने को मिल जाएगी। मतलब कमर्शियल टाउन्स, कमर्शियल आप वर्ड से समझ रहे हैं कि यहाँ पे आपको सारी कमर्शियल एक्टिविटी देखने को मिलेगी। अब इसके कुछ एग्जाम्पल हो गए मुंबई, कानपुर, सूरत, अहमदाबाद, ये कुछ कमर्शियल टाउन्स हम देखने को मिलते हैं हमारे इंडिया में। अब कुछ माइनिंग टाउन्स होते हैं जो कि माइनिंग रीजन के आसपास डेवलप्ड होते हैं ना, डेवलप्ड नियर माइनिंग रीजन। ठीक है, तो एक मिनट पेन में क्लियर कर देता हूँ यहाँ का। तो देखो माइनिंग रीजन के आसपास डेवलप हुए कुछ टाउन्स हैं, जैसे रानीगंज हो गया, ठीक है, झरिया हो गया, दिग्बोय और अंकलेश्वर, ये कुछ माइनिंग रीजन के आसपास डेवलप टाउन है जिन्हें माइनिंग टाउन्स बोला जाता है। आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ क्लियर होगा। कुछ और टाइप्स बचे टाउन के, उन्हें और हम देखते हैं और उसके बाद आपका फर्स्ट यूनिट बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अगले हैं हमारे गैरिसन और कंटोनमेंट टाउन। अब गैरिसन और कंटोनमेंट टाउन क्या होते हैं, देखो यहाँ पे मिलिट्री और डिफेंस पर्पसेस के लिए इन टाउन को स्टेब्लिश किया जाता है, जैसे अंबाला हो गया, ठीक है, मऊ हो गया, जलंधर और पठानकोट, यहाँ पे ये होते हैं गैरिसन कंटोनमेंट टाउन जो कि मिलिट्री और डिफेंस पर्पसेस के लिए स्टैब्लिश किए जाते हैं। अब कुछ एजुकेशनल टाउन होते हैं जो कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए फेमस होते हैं। ठीक है, एकेडमिक और रिसर्च इंस्टीट्यूशन वहाँ पे काफी सारे होते हैं, जैसे वाराणसी हो गया, बीएचयू हो गया हमारा वाराणसी का, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हमारे अलीगढ़ में, कोटा में हमें काफी सारी कोचिंग्स देखने को मिल जाती है, पिलानी बीआईटीएस पिलानी में है, मणिपाल यूनिवर्सिटी का नाम आपने सुना होगा। तो जो एजुकेशनल टाउन है वो मतलब जहाँ पे एजुकेशन जो एक हब बना हुआ है जहाँ पे, वो हो जाएंगे एजुकेशनल टाउन। ठीक है, आई होप आपको ये सब कुछ क्लियर होगा। अब हम चलते हैं हमारे अगले टाउन के टाइप जो कि है रिलीजियस और कल्चरल टाउन। कुछ कल्चरल और रिलीजियस टाउन होते हैं जो कि कल्चर और रिलीजन बेसिस की कल्चर और रिलीजन पर्पसेस की वजह से फेमस है। तो वो देखो एवॉल्व अराउंड प्लेसेस ऑफ वर्शिप एंड पिलग्रिमेज, जहाँ पे वर्शिप किया जाता है या जहाँ पे पिलग्रिमेज जहाँ पे होता है, या फिर तीर्थ हम बोले तो तीर्थ
तीर्थ वाली एक्टिविटीज जहाँ पे होती है उन्हें हम तीर्थ वाली एक्टिविटीज जहाँ पे होती है, फिर हम बोले तो वर्शिप की प्लेसेस जहाँ पे होती है, भगवान के मंदिर यहाँ जहाँ पे होते हैं, ठीक है, या फिर हम बोले तो जहाँ पे वर्शिप करने लायक चीजें होती है, मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, चर्च हो गया, इस टाइप के जो टाउन होते हैं या फिर इस टाइप की जहाँ पे एक्टिविटीज होती है, वो कुछ रिलीजियस और कल्चरल टाउन की तरह इमर्ज होके आते हैं, ठीक है, रिलीजियस और कल्चरल टाउन की तरह इमर्ज होके आते हैं। तो उसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है वाराणसी, ठीक है, अमृतसर, हरिद्वार, तिरुपति, मदुरई। तो ये देखो, ये बहुत अच्छे एग्जांपल दिए गए हैं रिलीजियस और कल्चरल टाउन के। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगले हैं हमारे टूरिस्ट टाउन। अब कुछ टूरिस्ट टाउन है जो कि टूरिज्म की वजह से फेमस है। तो नॉन फॉर हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, वहाँ पे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स होंगे, बीचेस होंगे, माउंटेन्स होंगे या फिर कल्चरल साइट होंगी जिससे वो टूरिज्म में फेमस हो गए, ठीक है। तो उसके कुछ एग्जाम्पल हो गए, आगरा हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट, ताजमहल, जयपुर में हवा महल, गोवा में बीचेस हो गए, उदयपुर में काफी सारे फोर्ट्स या फिर पैलेसेस हो गए, दार्जिलिंग में माउंटेन्स और हिली रीजन हो गए, ठीक है। तो ये टूरिस्ट टाउन ऐसे होते हैं। अब हम चलते हैं हमारा लास्ट टॉपिक जो कि स्मार्ट सिटी मिशन। वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में दिया गया और मेरा काम है पढ़ाना। तो देखो, स्मार्ट सिटी मिशन क्या होता है। स्मार्ट सिटी मिशन एक मिशन है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था कब, 2015 में। इट्स एम्स टू प्रमोट सस्टेनेबल एंड सिटीजन फ्रेंडली अर्बन डेवलपमेंट बाय यूजिंग टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, ठीक है। इसका एम है कि सस्टेनेबल या फिर सिटीजन फ्रेंडली अर्बन डेवलपमेंट हो टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का यूज करके। अब इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हम देखते हैं। प्रोवाइड एफिशिएंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, क्लीन इन्वायरमेंट हो, स्मार्ट गवर्नेंस हो, ठीक है, एंड इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव्ड हो वहाँ पे, ठीक है। क्या बोलते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस किया जाए, जैसे कि एनर्जी सफिशिएंट बिल्डिंग हो जहाँ पे एनर्जी हमेशा रहे, ठीक है, मतलब बिजली की हम बात करें तो बिजली हमेशा रहे, डिजिटल नेटवर्क वहाँ का भरपूर हो, बेटर वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम, वहाँ पे वेस्ट का मैनेजमेंट ठीक तरह से किया जाए, ऐसा नहीं कि कूड़ा या फिर कहीं पे सब ऐसा फैला हुआ है ना। अब स्मार्ट सिटीज की कुछ एग्जांपल देख लो जहाँ पे ये सारी चीजें होंगी या फिर ये सारे क्राइटेरिया वो फुलफिल करती हैं। तो दिल्ली हो गया, ठीक है, पुणे हो गया, इंदौर हो गया जो कि क्लीनेस्ट सिटी माना जाता है, सूरत, भुवनेश्वर, अहमदाबाद, बेंगलुरु और भोपाल, ये कुछ स्मार्ट सिटीज इन्हें मानी जाती है। यहाँ पे ये सारे क्राइटेरिया होते हैं जो अभी हमने स्मार्ट सिटी मिशन के अंडर पढ़े। यहाँ हमारी वीडियो को एंड करते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में।